तो अगर मिसाल तो मेरा कोई 5 साल की एक्सपीरियंस है तो मैं पाकिस्तान में कितनी सैलरी एक्सपेक्ट कर सकता हूँ? सिर्फ एज अ डेवऑप्स इंजीनियर अगर मेरा 5 साल का एक्सपीरियंस है तो मैं कितनी सैलरी एक्सपेक्ट कर सकता हूँ? ये दो चीज़ों पे डिपेंड कर रहा होता है कि आप किस तरह की कंपनी में आपका इंटरव्यू हो रहा है, आपकी निगोशिएशन स्किल्स कैसी हैं। आजकल जिस तरह का सिनेरियो बन गया है, सैलरी इस चीज़ पे डिपेंड नहीं करती कि आपका एक्सपीरियंस 10 साल का है, 8 साल का है, 5 साल का है। फिर आप हो सकता है आप 8 साल का जो बंदा है उससे ज़्यादा सैलरी ले लें। अगर हम फिगर की बात करें, मिनिमम भी जो है इसकी मस्ट होनी चाहिए। अच्छा, सऊदीया आप कैसे आए हैं? सऊदीया मेरा तो आने का कोई इरादा नहीं था ऑनेस्टली, अगर मैं आपको बात करूँ। अच्छा, मैं थोड़ा सा, आप कंपनी का नाम ना बताएं लेकिन आप थोड़ा सा एक्सप्लेन करें कि आपकी कंपनी एक्चुअली करती क्या है। अच्छा, आपको वैसे डेली कितना एक्सपेंस हो जाता है? मंथली आप कितना एक्सपेंस कर रहे हैं? यार मेरा यहाँ पे अगर मैं कास्ट की बात करूँ तो रेंट आपको पता है यहाँ पे है। नहीं, फिर भी यहाँ पे रह रहे हैं। आप किस एरिया में रह रहे हैं वैसे? अल यास्मीन में हमारा यास्मीन तो एक्सपेंसिव है। ऐसे हमारा ऑफिस करीब है, इस वजह से हम वहाँ पे रह रहे हैं। ठीक है, तो ऑलमोस्ट एटलीस्ट हो जाते हैं। टोटल मिला के रेंट भी है, रेंट ग्रोसरी भी है। अस्सलाम वालेकुम बिलाल, कैसे हैं आप? तो भी सिटी। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। थैंक यू सो मच ब्रदर फॉर योर टाइम एंड माशाल्लाह। सबसे पहले आप अपनी जर्नी के बारे में बताएं, कैसे जर्नी स्टार्ट हुआ डेवऑप्स के अंदर और आप कहाँ से हैं? अच्छा, जो सबसे पहले डेवऑप्स से भी पहले मैं एजुकेशन के बारे में अगर बात करूँ तो मैंने MCS किया नमल से। ठीक है। बेसिकली उससे पहले मैंने BCom किया था स्टार्ट, तो फिर मैंने शिफ्ट किया मतलब कंप्यूटर साइंस वाली साइड पे ना। अच्छा। तो उसकी रीज़न ये थी कि मुझे फ्यूचर नज़र आ गया था कि स्कोप जो हमारा IT का और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग वगैरह का काफ़ी ज़्यादा है। तो BCom तो मेरा ख्याल है ग्रेजुएशन हो जाती है ना? ग्रेजुएशन जी 14th ईयर मतलब एजुकेशन हो जाती है ना। ठीक है, BCom के बाद? BCom के बाद, हाँ। ठीक है, तो उसके बाद आपने फिर IT ज्वाइन की? मैंने फिर MCS स्टार्ट किया, 2 इयर्स मास्टर्स किया मैंने। अच्छा, ठीक है। हाँ जी। तो उसमें फिर 2 इयर्स मास्टर के बाद फिर मैंने एक इंटर्नशिप एक जगह मेरी स्टार्ट हुई। ठीक है। तो मैंने इंटरव्यूज़ बेसिकली देना स्टार्ट कर दिए थे पहले, मतलब यूनिवर्सिटी के दौरान ही। ठीक है। तो एक जगह मेरी इंटर्नशिप स्टार्ट हो गई, फर्स्ट कंपनी थी वो मेरी बेसिकली। सही। फिर वहाँ पे ही मेरी जॉब वगैरह 3 साल मैंने वहाँ पे जॉब की। सही। तो इंटर्नशिप जो मेरी थी बेसिकली वो डेवऑप्स की नहीं थी, वो .NET की थी। सही, ठीक है। जी जी। तो फिर वहाँ पे उन्हें कुछ बंदे चाहिए थे, फिर उन्होंने फर्स्ट वीक ही उन्होंने कहा कि हमें डेवऑप्स के लिए बंदे चाहिए। मैंने तो डेवऑप्स फर्स्ट टाइम नाम सुन रहा था, क्लाउड कंप्यूटिंग डेवऑप्स बिल्कुल न्यू था उस टाइम, 2016 की मैं बात कर रहा हूँ। सही। तो फिर हम 5-6 लोगों की हमारी ट्रेनिंग स्टार्ट हुई, फिर हम उसके बाद डेवऑप्स में आ गए। तो वहाँ से फिर डेवऑप्स का जर्नी स्टार्ट हुआ, क्लाउड वगैरह हमने देखना शुरू किया, AWS वगैरह, लिनक्स और विंडोज़ सर्वर। सही। और डिप्लॉयमेंट्स वगैरह बाकी सारी चीज़ें, फिर वहाँ से हमने बेसिकली स्टार्ट हुआ। तो पाकिस्तान में आपका कितना एक्सपीरियंस हो गया डेवऑप्स के अंदर? ओवरऑल मेरा जो 9 इयर्स का एक्सपीरियंस है, लेकिन पाकिस्तान में मेरा ऑलमोस्ट 8.5 ईयर्स। और कितनी कंपनीज में काम किया आपने वहाँ पे? वहाँ पे मैंने ऑलमोस्ट काम किया है 3 कंपनीज में मैंने काम किया है जी। सही, ठीक है। तो लेकिन मेरी कोई भी कंपनी जो थी वो सारी कोई UK बेस्ड थी, कोई US से रिलेटेड कंपनी थी। सही। तो फर्स्ट कंपनी मेरी UK बेस्ड थी, सेकंड वो जो थी उसमें भी बेसिकली हमारा सारा इंटरेक्शन US के जो क्लाइंट्स थे उनके साथ होता था। सही। और उसके बाद जो थर्ड कंपनी थी उसमें भी बेसिकली मैं एज अ कंसल्टेंट, मैंने फर्स्ट अमेरिकन एक कंपनी है USA में, तो वहाँ पे मैंने 3 साल काम किया, मोर देन 3 इयर्स। सही। तो किस तरह की एप्लीकेशंस आपने डिप्लॉय की हैं वैसे? बेसिकली जो एप्लीकेशंस मैंने डिप्लॉय की हैं उसमें .NET एप्लीकेशंस और माइक्रो सर्विसेज, और इसके अलावा मैंने जो PHP की एप्लीकेशन हमने काफ़ी डिप्लॉय की, जावा बेस्ड एप्लीकेशन, टॉमकैट सर्वर्स वगैरह पे। और इसके साथ साथ अभी जो हम कह रहे हैं फ्रंट एंड की अगर हम बात करें तो रिएक्ट पे एंगुलर की एप्लीकेशन हमने काफ़ी ज़्यादा डिप्लॉय, मैंने उस पर काम किया हुआ है। सही। और पाइथन वगैरह की कुछ एप्लीकेशन, बेसिकली अगर आप काम कर रहे हो सर्विस बेस्ड कंपनी में, वहाँ पे आपको डिफरेंट एक्सपोजर मिल रहा होता है। बिल्कुल ऐसे ही। उसमें ये होता है कि आपको एक प्रोडक्ट नहीं होती या एक चीज़ नहीं होती, एक टेक्नोलॉजी नहीं होती जिस पर आप काम कर रहे होते। सही। उसमें आपको बहुत ज़्यादा एक्सपोजर मिलता है। तो एक्चुअली सर्विसेज बेस्ड कंपनी तो ऐसे ही होता है ना, क्योंकि मल्टीपल क्लाइंट्स हैं, मल्टीपल क्लाइंट्स की डिफरेंट टेक्नोलॉजीज हैं। ऐसा ही है इस तरह से बिल्कुल। जो मेरी सेकंड कंपनी थी उसमें यही था, मैं एक ही डेवऑप्स था और ऑलमोस्ट 35 डिफरेंट प्रोजेक्ट्स पे मैंने ना काम किया है। तो सारी चीज़ें वहाँ पे मैंने ना स्क्रैच से मैंने हैंडल की थी ना। सही। क्योंकि वहाँ पे जो पहले चल रहा था वो जैसे मतलब ओल्ड वे डिप्लॉयमेंट का फाइलजिला वगैरह और ये सारी चीज़ें चल रही थी। सही। तो वहाँ पे मैंने CI/CD जेंकिंस एक टूल है CI/CD का, वो हमने वहाँ पे मैंने इंट्रोड्यूस करवाया। क्लाउड बेसिकली सारी माइग्रेशन ऑन प्रेमिसेस से मैंने क्लाउड पे की थी, AWS क्लाउड पे। सही। डेटाबेसिस की, एप्लीकेशंस की सारी माइग्रेशन वहाँ पे बेसिकली मैंने कर रहा था। ठीक है। तो वहाँ पे मतलब कि पाकिस्तान में आप कौन से क्लाउड पे ज़्यादा आपका हैंड जोन मतलब कि ग्रिप बन गई? क्लाउड की अगर मैं बात करूँ तो जो सबसे मेरा प्राइमरी क्लाउड था वहाँ पे AWS था। ठीक है। और उसकी मैंने फिर सर्टिफिकेशन वगैरह भी काफ़ी की थी, उसमें डेवऑप्स इंजीनियर प्रोफेशनल और सोल्यूशन आर्किटेक्ट एसोसिएट और सिसऑप्स वगैरह।
और उसके साथ साथ मैंने जो काम किया हुआ है GCP वगैरह पे भी काफ़ी काम किया हुआ ठीक है। है, तो वो पाकिस्तान में ही आपने थोड़ी हाथ सेट किया था जीसीपी GCP पे जो मेरी थर्ड कंपनी थी उनका बेसिकली मल्टी क्लाउड थी वो ना, सही। तो उसमें GCP पे वहाँ पे जो क्यूबरनेटिस वगैरह वो डिप्लॉय हुआ था, और इसके बाद कुछ सर्वर्स वगैरह और काफ़ी ज़्यादा हमारे जो स्टोरेज वगैरह, सही। तो इस वजह से वहाँ पे मेरा एक्सपोजर वहाँ से GCP से स्टार्ट हो गया था। फिर यहाँ पे आके हमारा जो GCP था, आपको पता है सऊदीया में जीसीपी फर्स्ट सबसे क्लाउड ज़्यादा है, हाँ, सबसे ज़्यादा है ना। सेकंड पे OCI चल रहा है, ओरेकल क्लाउड वगैरह। सही। तो अब उसका मुझे ये फ़ायदा वहाँ पे काम करने का हुआ है कि ये मेरा एक्सपोजर जो उधर का था वो बहुत ज़्यादा मुझे यहाँ पे उसने बेनिफिट किया। सही। जी जी। अगर मैं तीनों क्लाउड को अगर कंपेयर करता हूँ, ओसीआई को, जीसीपी को और AWS को, तो सबसे ज़्यादा कॉस्ट कौन लेता है? कास्ट की अगर बात करें तो वो AWS मेरे ख्याल में ज़्यादा कॉस्टली है, ठीक है। लेकिन एट द एंड वो डिपेंड करता है आप उसे यूज़ कैसे कर रहे हैं। सही। तो क्लाउड की जो कास्ट है अगर हम उसकी बात करें तो वो यूज़र बेस्ड है, और कैसे उस क्लाउड के रिसोर्सेज का हमने हैंडल किया होता तो ये कंट्री टू कंट्री वैसे वेरी भी करता है प्राइस है। ऐसे ही है प्राइस जो तो हमारी मैं होती अभी पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ, तो उस हिसाब से आप कहते हैं कि AWS ज़्यादा एक्सपेंसिव है? नहीं, पाकिस्तान के हिसाब से अगर हम बात करें तो पाकिस्तान में तो इनका कोई डाटा सेंटर नहीं है किसी भी क्लाउड का ना। ठीक है। मतलब जो नहीं, कोर जो क्लाउड जिन है। क्लाइंट्स का आप मैनेज कर रहे थे, यूएस बेस अगर क्लाइंट्स थे, जी जी। तो नहीं, वहाँ वो पे बेसिकली जिनका मैनेज कर रहे थे उनके अपने क्लाउड अकाउंट्स होते हैं ना। अच्छा, ठीक है। उसके वो फिर जहाँ पे उनकी यूज़र बेस होती है वहाँ पे वो डिप्लॉयमेंट करवाते हैं। ठीक है। अगर उनकी यूज़र बेस है USA में है तो वहाँ तो के वहाँ का रीजन हम यूज़ region करेंगे, बिल्कुल ऐसे वहाँ पे डाटा सेंटर्स हम यूज़ कर रहे होंगे। सही। अगर उनकी यूरोप बेस है तो फिर वो यूरोप से हम बेसिकली वहाँ के जो सर्वर्स होंगे, वहाँ पे जो रीजन्स होंगे वो हम यूज़ कर रहे तो होंगे। आपको सबसे बेस्ट क्लाउड तो बेस्ट मुझे सबसे ज़्यादा मतलब AWS ही लगा था, क्योंकि आपका उसके अंदर एक्सपोजर बहुत ज़्यादा था, बिल्कुल ऐसे ही ठीक है। है। लेकिन अगर हम डिफरेंस क्लाउड का नहीं है, डिफरेंस ये है कि आपको टेक्नोलॉजी पे अगर आइडिया है, लेट्स सपोज क्यूबरनेटीज है या सर्वर्स हैं, कुछ भी है, सिर्फ उनको यूज़ करने का वे डिफरेंट है डिफरेंट क्लाउड में, बाकी मेन पर्पस तो सबका सेम है। क्यूबरनेटीज की अगर कोई सर्विस है AWS के अंदर या या GCP के अंदर है या OCI के अंदर है, वो सब सेम है, पर्पस उनका सेम है, लेकिन उनको यूज़ करने का वे थोड़ा डिफरेंट है। हर क्लाउड का अपना एक ऐसा ही है बिल्कुल। इसी तरह हमारे पास जितने भी सर्वर्स हैं वो VM वर्चुअल मशीन्स हैं, सारी हर जगह पे हमने सेम ही वर्चुअल मशीन्स हैं, लेकिन उनको थोड़ा सा हम क्रिएट कैसे कर रहे होते हैं, उसको हम यूज़ कैसे कर रहे होते हैं, वो थोड़ा सा वे डिफरेंट है उसका। सही, ठीक है। अच्छा, अब मिसाल के तौर पे मैं, क्योंकि मेरा मिसाल के तौर पे एक्सपीरियंस हो गया है 5 साल का तकरीबन, ठीक है, 4 साल 5 साल का एक्सपीरियंस है, तो मैं अब डेवऑप्स की तरफ मूव करना चाहता हूँ। कैसे मैं स्टार्ट कर सकता हूँ पाकिस्तान में रहते हुए? यार मैं तो आपको ये कहूँगा कि ये लोकेशन पे डिपेंड नहीं करता, आपने अगर सीखनी है कोई चीज़ या आपका अगर रोड मैप उसका फॉलो करना है तो ये, क्योंकि आजकल सारी लर्निंग ऑनलाइन है। सही। मतलब आप YouTube की बात करें, Udemy की बात करें, या कोई भी आप उठा लें प्लेटफॉर्म, आप ऑनलाइन कुछ भी सीख सकते हैं, कहीं पे भी बैठे हों, आपके पास इंटरनेट होना चाहिए और लैपटॉप होना चाहिए। सही। तो डेवऑप्स के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें तो सबसे पहले जो मेन चीज़ है डेवऑप्स में ना, मैं जो रिकमेंड करता हूँ वो लिनक्स है। सही। तो लिनक्स में किसी भी एक फ्लेवर पे या यूबंटू वगैरह पे या फिर रेड हैट पे, लेकिन इजी है जो थोड़ा यूबंटू है वो, उससे बंदा स्टार्ट कर सकता है। सही। उसके साथ साथ CI/CD का एक टूल आप कोई भी देख लें, चाहे गिटलैब देख लें, जेंकिन्स देख लें। ठीक है। तो मतलब क्योंकि जितने भी टूल्स हैं उनकी पर्पस तो सेम है, लेट्स सपोज CI/CD के जितने टूल्स हैं उनका पर्पस सेम है, काम वो एक ही कर रहे होते हैं, राइट, लेकिन उनको सिर्फ यूजेज उनका और उनको सीखना कि कैसे हमने उनको यूज़ करना है। सही। तो कोई भी एक टूल आप देख लें। इसके बाद आप टेराफॉर्म में रिकमेंड करूँगा, वो लाजमी, उसकी इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ कोड, क्योंकि अभी जो क्लाउड है ना हमारे पास, तो मतलब हमारी ज़ाहिर सी बात है जो हमारी एप्लीकेशन होती है वो एक दफ़ा डिप्लॉय या एक दफ़ा इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा नहीं बन रहा होता, वो मल्टीपल टाइम्स बन रहा होता है और बार बार हमारी रिपीट हो रही होती है चीज़ें। राइट। तो अगर हम अपने क्लाउड जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको कोड के तौर पर लेके चलें तो फिर वो हमें बार बार चीज़ें रिपीट नहीं करनी पड़े, हमारी गलती मिस्टेक्स का जो होगा ना वो चांसेस कम होंगे। तो इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ कोड टेराफॉर्म, क्योंकि टेराफॉर्म सारे क्लाउड्स के लिए चलता है, वो उसका सबको वो सपोर्ट कर रहा होता है। राइट। और इसके साथ साथ मैं आपको रिकमेंड ये करूँगा कि बेसिकली स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज कोई भी आप कर सकते हैं। स्टार्ट आप बेशक बैच से कर लें, लेकिन साथ साथ आप अगर पाइथन पे आपका, क्योंकि आप ऑलरेडी AI वगैरह में यूज़ कर रहे हैं तो ये तो आपका एक्स्ट्रा बेनिफिट है। तो आप पाइथन आपके लिए बहुत, गो लैंग्वेज वगैरह आती है बाद में, लेकिन वो डिफरेंट एडवांस लेवल पे जाके। सही, बेहतरीन। जी जी। और इसके साथ क्यूबरनेटीज तो आपको पता है कंटेनराइजेशन वो मस्ट है। ठीक है। तो अगर मिसाल तो मेरा कोई 5 साल की एक्सपीरियंस है तो मैं पाकिस्तान में कितनी सैलरी एक्सपेक्ट कर सकता हूँ वैसे? लेकिन अगर आप डेवऑप्स में जाएंगे तो आपका 5 साल का एक्सपीरियंस काउंट होगा, लेकिन एज अ डेवऑप्स नहीं काउंट होगा ना। ठीक है। तो वो बेसिकली आपको आप बिल्कुल फ्रेशर भी नहीं होंगे। सिर्फ एज अ डेवऑप्स इंजीनियर, नॉट एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर, एज अ सिर्फ डेवऑप्स इंजीनियर, अगर मेरा 5 साल का एक्सपीरियंस है तो मैं कितनी सैलरी एक्सपेक्ट कर सकता हूँ?
ये दो चीज़ों पे डिपेंड कर रहा होता है कि आप किस तरह की कंपनी में आपका इंटरव्यू हो रहा है, जॉब के लिए आप अप्लाई कर रहे हो। सेकंड चीज़ ये होती है कि आपकी निगोशिएशन स्किल्स कैसी हैं। राइट। आजकल सैलरी जो आजकल जिस तरह का सिनेरियो बन गया, सैलरी इस चीज़ पे डिपेंड नहीं करती कि आपका एक्सपीरियंस 10 साल का है, 8 साल का है, 5 साल का है। ज़ाहिर सी बात जूनियर्स के लिए थोड़ा सा होता है। बाकी अगर आपकी निगोशिएशन स्किल्स अच्छी हैं, इंटरव्यू आपका अच्छा हुआ है, तो फिर आप हो सकता है आप 8 साल का जो बंदा है उससे ज़्यादा सैलरी ले रहे हो। लेकिन अगर हम फिगर की बात करें तो मिनिमम भी जो है 5 ईयर्स का जो एक्सपीरियंस मेरे ख्याल में ना 2.5 से 3 लाख इजीली मस्ट होनी चाहिए, क्योंकि आजकल इन्फ्लेशन को भी हम काउंट कर रहे होंगे, सारी चीज़ें इसमें, टैक्स वगैरह भी। अच्छा, सऊदी आप कैसे आए हैं? या सऊदीया मेरा तो आने का कोई इरादा नहीं था ऑनेस्टली। अगर मैं आपको बात करूँ तो मैं जिस कंपनी में अभी कर रहा था, लास्ट 1 ईयर से जॉब कर रहा था, तो उनको यहाँ पे एक बंदा चाहिए था। वो कुछ कंप्लाइंस रीज़न थी, क्योंकि यहाँ पे आपको पता सामा जैसे हमारा है स्टेट बैंक है पाकिस्तान में, इसी तरह यहाँ पे सामा है जो सारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट को मैनेज कर रहा होता है। इसके ऊपर हम डिस्कशन बाद में करेंगे। आपको यहाँ की कंपनी कैसे आप ऑनलाइन काम करते थे पाकिस्तान में बैठ के? पाकिस्तान में मैंने बेसिकली इस कंपनी में काम करने से पहले मैं 3 साल मैंने एक तरह से अपना काम किया ना, मतलब अपना सेल्फ मेरा मतलब मैं किसी के एज एम्प्लॉई नहीं था, एज अ फ्री मतलब कंसल्टेंट काम कर रहा था। 3.5 ईयर वो यूएस बेस्ड जो फर्स्ट अमेरिकन कंपनी थी। तो उसमें मेरे कुछ प्रोजेक्ट्स वगैरह जो थे वो कम होने शुरू हुए। तो अभी तो मैंने नहीं देख रहा था, लेकिन लिंक्डइन पे मुझे अप्रोच हुआ है एचआर की तरफ से इस कंपनी की। फिर मैंने कहा वैसे इंटरव्यू दे देते। वो मैंने दे दिया इंटरव्यू और फिर मेरी सिलेक्शन हो गई। उसके बाद फिर ये हुआ कि जॉब वगैरह स्टार्ट हुई, क्योंकि बेसिकली मैं जो काम कर रहा था वो इवनिंग में कर रहा था मैं। तो लेकिन वो एट द एंड ये हुआ कि वो एक प्रोजेक्ट वगैरह मेरा रह गया था। फिर जैसे जॉब स्टार्ट हुई थोड़े टाइम बाद वो भी मैंने ख़त्म कर दिया, क्योंकि वो नाइट था, तो वो भी मैंने ख़त्म कर दिया। ठीक है। तो फिर फुल टाइम फिर आप सऊदी कंपनी फुल टाइम में इन्हीं के साथ, जब से मैं इनके साथ स्टार्ट किया फिर फुल टाइम में इन्हीं के साथ। उसके बाद फिर ये है कि ऑलमोस्ट 1 ईयर मैंने वहाँ पे काम किए, और वहाँ पे इनकी सारी जो क्लाउड वगैरह जीसीपी यूज़ हो रहा है हमारा यहाँ पे, OCI यूज़ हो रहा है, और क्यूबरनेटीज़ वगैरह माइक्रो सर्विसेज हैं। तो इसलिए बाकी सारी चीज़ें वहाँ पे मैं सपोर्ट कर रहा था। हमारा ऑफिस से बेसिकली आउटसोर्स किया हुआ यहाँ पे ना हमारी कंपनी ने। उसमें फिर ये है कि इनको यहाँ पे कंप्लायंस रीज़न थी कुछ, तो इस वजह से फिर उन्होंने मुझे यहाँ पे कॉल किया, तो मुझे यहाँ पे आना पड़ा। ठीक है। तो आप यहाँ पे क्यों मूव हुए? सबसे पहले तो ये सही, क्या आपको लगा कि यार यहाँ पे सैलरी पैकेज अच्छा मिल रहा है और मेरी क्या कहते हैं कि पहले आप रिमोटली काम कर रहे थे, तो आपने सोचा कि यार मूव करता हूँ, हो सकता है अपॉर्चुनिटीज़ विद द टाइम और इंक्रीज़ हों, और एक आपका एक्सपोजर भी हो जाएगा कि इंटरनेशनली लेवल पे आप कहीं पे जाके काम कर रहे हो। सही। बेसिकली जो अगर आप सऊदी मार्केट की बात करें तो बहुत ज़्यादा ग्रो कर रही है ना, और क्लाउड और AI के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा ये एक्सप्लोर, बहुत ज़्यादा इसमें ना अपॉर्चुनिटीज़ हैं। तो मेरा यहाँ पे आने का मतलब जब मुझे एक ऑफ़र मिली तो फिर मैंने कहा कि मतलब सैलरी सेकंड चीज़ थी। मैंने कहा यहाँ पे एक मार्केट एक्सप्लोर करनी है ना यहाँ पे आके, तो फिर इस वजह से यहाँ पे फिर मैंने ना ये डिसीजन लिया था। सैलरी वो सेकंड चीज़ थी। ठीक है। तो फिर यहाँ पे आया हूँ तो जैसे बहुत ज़्यादा ना अभी चीज़ें एक्सप्लोर, बहुत ज़्यादा यहाँ पे ना क्लाउड के लिहाज से, AI के लिहाज से इन्वेस्टमेंट हो रही हैं, और बहुत ज़्यादा कंपनीज यहाँ पे आ रही हैं यहाँ पे, खासकर AWS भी नेक्स्ट ईयर आ रहा है, और इसके बाद फिर Azure, माइक्रोसॉफ्ट Azure वो भी 2026 में उनका डाटा सेंटर यहाँ पे आ जाएगा। तो अभी मुझे नेक्स्ट जो 5 से 7-8 साल जो नज़र आ रहे हैं ना, बहुत ज़्यादा यहाँ पे क्लाउड, AI, IT से रिलेटेड जॉब्स अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर। डेवऑप्स में कितनी अपॉर्चुनिटीज़ है? डेवऑप्स में तो अगर बताए क्लाउड तो डेवऑप्स का मस्ट चीज़ है ना, तो फिर आप क्लाउड प्लस क्यूबरनेटीज़ और सिक्योरिटी, तो ये तीनों चीज़ें अगर आप तीनों चीज़ों को काउंट करें, अगर गठन की बात करें, तो ये तीनों चीज़ें सऊदीया की मार्केट के अंदर मस्ट हैं, और ये बहुत ज़्यादा ग्रो कर रही हैं। क्लाउड सबसे पहले बहुत ज़्यादा ग्रो कर रहा है, उसके साथ सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि यहाँ पे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट बहुत ज़्यादा है यहाँ पे, बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट जो हो रही हैं, कंपनी जो स्टार्टअप्स हैं वो फिनटेक से रिलेटेड है ना, उसमें फिर ये है कि इस वजह से सिक्योरिटी उनकी मस्ट है। तो क्लाउड, सिक्योरिटी और ये दोनों जो चीज़ें ना बहुत ज़्यादा एक्सपेंड कर रही हैं। तो आप भी सिक्योरिटी पे वैसे काम करते हैं डेवऑप्स के अंदर? जो हमारी पाइपलाइंस वगैरह हैं उसमें हमने चीज़ें इम्प्लीमेंट की हुई हैं, जो बेसिकली हम जो टूल यूज़ कर रहे हैं गिटलैब वगैरह CI/CD के लिए, उसके अंदर हमने कुछ सेस्ट डेस्ट वगैरह, तो ये हमने वो यूज़ किया हुआ है। और इसके बाद हमारा बेसिकली जो हमारे सर्वर्स हैं या क्यूबरनेटीज़ है, उस पॉइंट ऑफ व्यू से हमने कुछ सिक्योरिटी इंप्लीमेंटेशन की हुई है। नेटवर्किंग लेवल पे हमने काफ़ी ज़्यादा की हुई है। ठीक है। और डेटाबेसिस के लिए परमिशंस वगैरह ये सारी चीज़ें। तो ओवरऑल तो सिक्योरिटी तो मस्ट होती है, लेकिन अगर आप फाइनेंशियल एक इंस्टीट्यूट में काम करें वहाँ पे तो मतलब ये मस्ट करना ही करना है आपने ना। राइट। और दूसरा मेरा ख्याल है साइबर सिक्योरिटी का भी एक सेपरेट डिपार्टमेंट होता है। ऐसा ही है बिल्कुल, हमारा यहाँ पे सेपरेट एक साइबर सिक्योरिटी का डिपार्टमेंट है, जो हमारी सारी फायरवॉल नेटवर्क लेवल की चीज़ें हैं, ओवरऑल सारा जो
हमारा जो आर्किटेक्चर है वो सारा वही सिक्योर कर रहे हो। क्योंकि आप सामा की रेगुलेटरी के मुताबिक सारी चीज़ें इंप्लीमेंट कर रहे हो, तो बिल्कुल उसमें ऐसा ही आता है कि आपके पास साइबर सिक्योरिटी के बंदे होने मस्ट है, वो तो मस्ट हाँ। है। अगर साइबर सिक्योरिटी के सारे इनके डिफरेंट लेवल्स होते हैं तो वो उन्होंने मतलब वो फॉलो करने होते हैं, वो इसके क्योंकि आपका लाइसेंस उस पर डिपेंड कर रहा होता है। अच्छा, मैं थोड़ा सा, आप कंपनी का नाम ना बताएं, लेकिन आप थोड़ा सा एक्सप्लेन करें कि आपकी कंपनी एक्चुअली करती क्या है। अच्छा, बेसिकली हमारी कंपनी जो एसएमईज हैं यहाँ पे सऊदीया के अंदर ना, इस मार्केट में उनको फाइनेंस कर रही होती है। Right. वो इस्लामिक टोटली जो है ना, इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से, इस्लामिक बेस पे। और इसमें ये है कि इनकी जो इन्वेस्टमेंट है और फंडिंग है वो 2-3 वे से इनसे आ रही होती है। एक तो होती है क्राउड फंडिंग जो कॉमन पब्लिक से, और सेकंड चीज़ ये है कि ये जो कुछ इन्वेस्टर्स हैं जो ग्लोबल इन्वेस्टर, उन्होंने यहाँ पे इन्वेस्ट किया होता है। Right. जैसे JP Morgan वगैरह हो गया या फिर कुछ इस तरह के, यहाँ पे उनकी इन्वेस्टमेंट्स हमारी कंपनी में मतलब है। तो ये इनका बिजनेस बेसिकली इस्लामिक प्रिंसिपल्स पे है और SMEs वगैरह को सपोर्ट कर रहे होते हैं। राइट। तो आप ये सामा की रेगुलेटरी को देखते हुए कैसे सारी चीज़ें मैनेज कर रहे होते हो एज अ डेवऑप्स इंजीनियर? हमारा तो बेसिकली ये होता है, हमारा बेसिकली लेट्स सपोज कि अगर हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है, हमने उनकी रेगुलेशन को देख के वो मैनेज करना होता है। परमिशन स्पेशली डेटाबेसेस वगैरह, और किसी को एक्स्ट्रा परमिशन, लीस्ट प्रिविलेज प्रिंसिपल, हम इसको फॉलो कर रहे होते हैं। और इसके बाद हमारा जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर है, हमने उसको सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सेस, पब्लिक एक्सेस बेसिकली, मतलब कोई भी, चाहे वो हमारे सर्वर्स हैं, डेटाबेसेस के वैसे भी नहीं होते, लेकिन चाहे वो कुछ सर्वर्स हैं या कुछ भी हैं, उसकी हमने ना एक्सेस पब्लिक नहीं करनी, जो हमारे इंटरनल यूजेज है। Right. और दूसरी चीज़ ये है कि IP बेस्ड रिस्ट्रिक्शंस हो गई, और मतलब इस तरह की चीज़ें हम काफ़ी ज़्यादा हैं वो हम इम्प्लीमेंट कर रहे होते हैं। आप कौन सा क्लाउड यूज़ कर रहे हो अपनी कंपनी में अभी? यहाँ पे हम OCI प्लस GCP, इन 2 क्लाउड हम यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, अगर दोनों में मैं कंपेयर करूँ, कौन सा आपको लगता है सबसे बेस्ट है? GCP बेस्ट है। अच्छा, हाँ, GCP। क्योंकि लेकिन आपका एक्सपीरियंस तो ज़्यादा AWS के अंदर था। AWS के अंदर है, लेकिन मतलब इन 2 क्लाउड की बात कर रहा हूँ, OCI और GCP के। ठीक है, हाँ बिल्कुल। मैं इन पॉइंट ऑफ व्यू इससे, वैसे तो ओवरऑल अगर आप क्लाउड की बात करें तो आप AWS के? AWS की, उसकी रीज़न ये है कि AWS एक तो उसके पास मार्केट बहुत ज़्यादा है ना, राइट, पूरी अगर डेटा सेंटर भी मेरा ख्याल ग्लोबली सबसे बहुत ज़्यादा है। और दूसरी बात ये है कि क्लाउड का जो आप ये कह सकते हैं ना, इन सारी चीज़ों को स्टार्ट करने वाला, जो पहली सर्विस थी इसको लेके आने वाला, वो AWS ही था। इनकी जो पहली स्टार्टिंग में 2006 की आई थिंक शायद बात है। तो अगर मैं OCI और GCP में स्ट्रेंथ, गैप और रियल वर्ल्ड यूजेज की बात करूँ, तो कौन सा बेस्ट आपको लगता है? अगर आप यूजेज पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करें तो ईजी जो है ना, सबसे एक नए बंदे के लिए अगर बात करें तो वो AWS ईजी है, उसको सीखना भी ईजी है, उसको इम्प्लीमेंट करना भी ईजी है। GCP में थोड़ी सी चीज़ें इस तरह की, थोड़ी सी कम्प्लेक्स है चीज़ें, मतलब सेम चीज़ हम कर रहे होंगे, लेट्स बी लोड बैलेंसर है या कोई सर्वर है या कोई परमिशंस है, लेकिन उसमें थोड़ी सी कम्प्लेक्स है, काम वही हो रहा होगा। ठीक है जी जी। तो यानी कि आप GCP को प्रेफर करते हैं, तो मेरे ख्याल आप इसमें सर्टिफिकेशन वगैरह भी कर रहे हैं। हाँ जी, GCP मैटर करती हैं वैसे सर्टिफिकेशन मैटर इस लिहाज से करती हैं कि अगर आपने आपके रेज्यूमे शॉर्ट लिस्टिंग के लिए, प्लस आपकी एक स्ट्रक्चर लर्निंग हो रही होती है उसमें, बाकी आपकी जो एक्चुअल लर्निंग होती है वो प्रोजेक्ट बेस होती है। राइट। वो मतलब एक ट्यूटोरियल आप फॉलो कर रहे हो या कोर्स फॉलो कर रहे हो, उससे होती है, आपको कंसेप्ट पता चल जाते हैं, लेकिन वो चीज़ भूल जाती है फिर आपको पता है थोड़े टाइम बाद। अच्छा, मैं पाकिस्तान में बैठ के कैसे अपॉर्चुनिटी अवेल कर सकता हूँ सऊदी अरबिया के अंदर? यार उसकी जो सबसे बेस्ट जो चीज़ मैं आपको ये कहूँगा कि दो चीज़ें हैं। एक तो लिंक्डइन है, अब अपनी लिंक्डइन को जितना भी ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं ना उसको वो करें। और उस लिंक्डइन का ऑप्टिमाइज़ अब कैसे करना है हमने, उसमें ये है कि जितनी भी यहाँ की कंपनीज़ हैं उनको हम, मतलब मेरा जो अपना वे है ना, मैं उनकी लिस्ट बनाऊँगा, टॉप 50 कंपनी या टॉप 100 उनके, फिर जितने उनका सर्च करूँगा लिंक्डइन पे, ठीक है, वहाँ पे उनके जितने रिक्रूटर्स होंगे या जितनी मेरी फील्ड से रिलेटेड, डेवऑप्स से रिलेटेड बंदे होंगे, मेरी कोशिश ये होगी मैं उनको अपने साथ ऐड करूँ। राइट। तो ऐड ना भी करूँ तो एटलीस्ट कुछ को फॉलो कर लूँ, जितने ऐड हो सकते हैं। एक तो ये हो गया, एटलीस्ट मुझे अगर कोई वो बंदा नई वो कर रहा होगा, हायरिंग हो रही होगी, मुझे आइडिया हो जाएगा। राइट। तो सेकेंडली मैं उनके फिर इंटरेक्शन होता है। राइट। इंटरेक्शन इस तरह होता है कि मैं उनकी पोस्ट पे थोड़ा जाके कमेंट्स वगैरह करना स्टार्ट करूँगा, या फिर उनको एक, जब हम कनेक्ट कर रहे हो तो एक पर्सनलाइज मैसेज भी कर सकते हैं। तो इस तरह के डिफरेंट टेक्निक्स हम यूज़ करके लिंक्डइन को, सबसे पहले हमने उसमें थोड़ा इंगेजमेंट अपनी बढ़ानी है लिंक्डइन के ऊपर ना, और फिर अपनी जो रेज्यूमे है, अपने प्रोजेक्ट्स लिंक्डइन पे होने चाहिए। और सर्टिफिकेशन मस्ट है, इस वजह अगर पाकिस्तान में आप बैठे हों एटलीस्ट आपको थोड़ा सा प्रेफरेंस मिल जाती है आपको शॉर्ट लिस्टिंग में, रेज्यूमे शॉर्ट लिस्टिंग में ना। राइट। और अगर मैं कॉस्ट इफेक्टिव बात करूं कि कौन कम कॉस्ट लेता है, GCP या OCI? आपको नहीं लगता कि OCI स्पेसिफिकली ज़्यादा MySQL पे नहीं बेस करता है? OCI बेसिकली अगर हम ओरेकल क्लाउड की बात करें तो इसमें बहुत सारी सर्विसेज हैं,
एक MySQL या इस तरह वो तो एक सर्विस इसका नाम मतलब कि इस वजह से है ना कि इन्होंने MySQL को परचेज कर लिया था तो उसके बाद से इन्होंने काफ़ी मार्केट ग्रैब की है। ऐसे ही है नहीं, MySQL तो एक डेटाबेस है बेसिकली ना। तो Oracle जो OCI है वो पूरा एक क्लाउड है, राइट। उसमें क्लाउड में अब बहुत सारी सर्विसेज हैं, उसमें डेटाबेस एक सर्विस है, चाहे वो Oracle है, चाहे वो MySQL है, चाहे SQL है, कोई भी है, वो सिर्फ एक सर्विस एज अ सर्विस है वहाँ पे। अब जैसे Kubernetes है, ये एक सर्विस है, OCI के अंदर है एक सर्विस, ठीक है। तो ये ग्लोबल क्लाउड हो गया बेसिकली ना, राइट। तो इसमें अब जो एक सर्विस पर सर्विस अगर हम बात करें तो मेरे ख्याल में जो ज़्यादा रिलायबल है इन दोनों क्लाउड की हम बात करें, वो CI को अगर हम कंपेयर करें GCP के साथ, तो GCP को मैं प्रेफरेंस करूँगा अगेन, क्योंकि उसका जाहिर सी बात सर्विस ज़्यादा है, रीजन्स बहुत ज़्यादा है, और उसके बाद जाहिर सी बात गूगल और Oracle को आप कंपेयर करो तो उनकी जाहिर सी बात है फिर वो मतलब आप ये कह सकते हैं कि मतलब GCP का ज़्यादा सर्विस बेस बहुत ज़्यादा है उसकी ना, एक्सपोजर और सारी चीज़ें ना। राइट। जी जी। अच्छा, एक्चुअली मैं अगर जैसे अभी मैं गूगल क्लाउड इवेंट में भी गया था और Oracle में भी गया था। जी जी। फिर AWS इवेंट भी मैंने कवर किया हुआ है। आप गए थे वैसे? नहीं, मैं नहीं जा सका यार। ठीक है, क्यों, इसकी क्या वजह है? यार बस असल में हमारा ऑफिस था, वो ये वर्किंग डेज पे होते हैं। ठीक। तो अच्छा, आपकी कंपनी 2 क्लाउड क्यों यूज़ कर रही है? Oracle भी, GCP भी? ये 2 क्लाउड यूज़ करने का एक दो पर्पज़ है। एक तो पर्पज़ ये है हमारा बेसिकली कि हमारा जो है ना सामा की एक रेगुलेशन भी है, हमारा बेसिकली DR साइट होनी चाहिए दूसरे क्लाउड पे। ठीक है। तो मतलब सामा की ये रेगुलेशन है कि आपकी DR होनी चाहिए, राइट। लेकिन आप दूसरे क्लाउड पे भी इसलिए वो बेस्ट है क्योंकि आपने रिसेंटली देखा है कि AWS भी डाउन हुआ था, उसके बाद OCI भी रिसेंटली डाउन हुआ लास्ट 1-2 वीक्स अगो, ऑलमोस्ट 3 वीक्स अगो। तो इसमें क्या सिनेरियो होता है? मिसाल के तौर पे OCI एक जो सेंटर है वो डाउन, जैसे अब रीजन है उसका, बिल्कुल डाटा सेंटर है। हाँ जी। हाँ, 2 यहाँ पे आते हैं, एक रीजन, एक तो आता है जद्दा, एक होता है रियाद वाले। हाँ जी बिल्कुल। तो मिसाल के तौर पे अगर वो रियाद का डाउन होता है तो जद्दा तो चल रहा होगा ना? नहीं, वो तो चल रहा होगा, लेकिन ये डिपेंड करेगा हमारी एप्लीकेशन किधर चल रही है ना। अगर हमारी एप्लीकेशन, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर अगर जद्दा रीजन में है तो हमने रियाद रीजन में नहीं किया हुआ, तो वो तो फिर हमारी एप्लीकेशन, हमारा प्रोडक्शन डाउन हो जाएगा। तो इसलिए उससे बचने के लिए क्लाउड ही डिफरेंट हो, तो एट अ टाइम 2 क्लाउड्स तो मतलब बहुत रेयर है कि वो डाउन होंगे ना। ठीक है। इससे लेकिन उसमें फिर ये भी है कि हमारा जो दूसरा क्लाउड भी वो भी सऊदीया के अंदर ही होना चाहिए बेसिकली। राइट। हाँ, उसका डाटा के अंदर ऑब्वियसली, यानी कि फाइनेंशियल और इंश्योरेंस रिलेटेड जितनी भी एप्लीकेशंस हैं उनका डाटा है वो किंगडम के अंदर ही होना चाहिए। ऐसे ये सामा की रेगुलेटरी बिल्कुल ऐसे ही। एक्चुअली मैं काफ़ी लर्न कर रहा हूँ आपसे, सच मेरा तो एक्सपीरियंस नहीं है। लर्निंग तो आपको पता है, क्लाउड हो या कोई भी डेवलपमेंट हो वो चलती रहती है, चाहे जितना मर्जी एक्सपीरियंस हो जाए। अच्छा, ये जो पाइपलाइंस आप क्रिएट करते हो तो किस तरह के टूल्स आप ज़्यादा यूज़ करते हो और यहाँ पे कौन कौन से टूल्स ज़्यादा यूज़ होते हैं? यहाँ पे हम जो पाइपलाइन बना रहे हैं CI/CD पाइपलाइन बेसिकली, अब उसी की बात कर रहे हैं ना, हम यहाँ पे GitLab यूज़ कर रहे हैं। ठीक है। अब GitLab इसमें हम हमारी पाइपलाइन बेसिकली हम कर ये रहे होते हैं कि हमारी जो एप्लीकेशन है, जावा बेस्ड एप्लीकेशन है, माइक्रो सर्विसेज, उसको हम बिल्ड वगैरह करके उसको फिर हम डिप्लॉय कर रहे होते हैं, Kubernetes के ऊपर डिप्लॉय कर रहे होते हैं। बीच में कुछ SaaS टेस्ट वगैरह भी, और फिर सारी स्कैनिंग वगैरह सारी चीज़ें कर रहे, इमेजेस वगैरह की वो हम डिप्लॉय कर रहे होते हैं Kubernetes के अंदर कर रहे हो। अच्छा, एक्चुअली मैंने देखा है कि यहाँ पे जितनी भी फाइनेंशियल बड़ी कंपनीज है ना, फिनटेक में, जी जी, बैंकिंग सेक्टर में, मुझे लगता है कि वो GitLab ही ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं। आई डोंट नो व्हाई। अच्छा। हाँ, वो भी मतलब मेरे कुछ लोगों से डिस्कशन हुई थी ना, तो वो भी बता रहे थे। पहले असल में जो बहुत ज़्यादा यूजेज था जेंकिंस का था, क्योंकि वो एक तो ओपन सोर्स था, फिर उसकी प्लग इन सपोर्ट बहुत ज़्यादा थी। राइट। तो अभी GitLab और GitHub एक्शंस की तरफ काफ़ी ज़्यादा लोग मूव कर रहे हैं ना, GitLab और GitHub एक्शंस। जी जी। अच्छा, इसमें सबसे मेन चीज़ आप ऑटोमेशन, क्योंकि अब ऑटोमेशन की तरफ लोग जा रहे हैं, तो आप कैसे ऑटोमेशन क्रिएट करते हो इसके अंदर? यार इसमें अब ऑटोमेशन डिपेंड ये करता है कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। मतलब हर चीज़ को आप ऑटोमेट नहीं कर सकते, हर चीज़ को आप ऑटोमेट करना भी नहीं चाहिए ना। ठीक है। अब डिपेंड करता है आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। अगर आपकी कुछ चीज़ें रिपीट हो रही हैं, जैसे अब मैंने कुछ लेट्स सपोज कि मैंने सर्वर्स के अंदर बैकअप्स लेने, DB के बैकअप लेने, या फिर किसी और कुछ कन्फिग्रेशन हैं उनके बैकअप लेने, तो वो उसके मैं स्क्रिप्ट्स बना दूंगा और उसको क्रोन जॉब्स वगैरह वो करके तो हम उसके बैकअप ले रहे होंगे। ये मैं सर्वर के अंदर बात कर रहा हूँ। राइट। इसी तरह अगर हम बैकअप की बात करें उसके अंदर, क्लाउड के अंदर डाटाबेसिस के, सर्वर्स के, वॉल्यूम्स वगैरह के, तो वो हम फिर क्लाउड के अंदर वो ऑलरेडी सपोर्टेड सर्विसेज होती हैं उसकी, तो वो हम वो यूज़ करके तो बेसिकली हम वो कर सकते हैं, ऑटोमेशन उसकी लगा सकते हैं। हम इसके लिए लैम्डा फंक्शन भी यूज़ कर सकते हैं, सर्वलेंस वगैरह, इवेंट ड्रिवन टेक्निक्स हम यूज़ करके तो हम उसको ऑटोमेट कर सकते हैं। अच्छा, आपने ये SAST और DAST की बात की थी, इसके बारे में आप थोड़ा सा बता सकते हैं? जी, बेसिकली इसमें होता ये है कि हमारी लेट्स सपोज कि अब एक एप्लीकेशन है ना, इस अच्छा, SAST का मतलब एक्चुअली है स्टैटिक एप्लीकेशन सिक्योरिटी टेस्टिंग,
और डायनामिक एप्लीकेशन, स्टैटिक और डायनामिक एप्लीकेशन। ठीक है। तो इसमें हमारा ये होता है कि हम यहाँ पे हमारी जो एप्लीकेशन लेट्स सपोज फ्रंट एंड एप्लीकेशन रिएक्ट है या कुछ भी है ना, इसको हम हमारी वो बिल्ड होगी है ना, इसकी फिर इसको स्कैन कर रहे होंगे, इसके वर्नेबिलिटीज़ के लिए इसको हम स्कैन कर रहे होंगे, ये हमारी स्टैटिक होगी। राइट। लेकिन डेस्ट ये करता है कि उसको हम प्रोवाइड कर देंगे, लेट्स हमारा लॉगिन पोर्टल है एक, राइट, या साइन अप है या लॉगिन है, उसको हम क्रेडेंशियल्स प्रोवाइड करेंगे, बाकी सारे कन्फिग्रेशन भी प्रोवाइड करेंगे, वो उसमें उसके अंदर एज अ लॉगिन करके उसका हमारे डिफरेंट उसके वर्नेबिलिटीज़, एप्लीकेशन की वर्नेबिलिटीज़ बेसिकली चेक कर रहा होगा। सैस के अंदर तो हम सिर्फ ये चेक कर रहे होंगे कि ओवरऑल कोड के अंदर हमारा कोई कितनी वर्नेबिलिटीज़ हैं, कितनी मतलब हमारे बग्स क्या हैं या इस तरह की चीज़ें वो चेक कर रहा होगा। लेकिन डेस्ट में वो एप्लीकेशन को लॉगिन करके यूज़ करके बेसिकली चेक कर रहा होता है ऑटोमेटिकली, वो हमारे पाइपलाइंस के अंदर ही बेसिकली होता है। हमने इस तरह यूज़ किया हुआ कि जो गिटलैब के कुछ टेम्पलेट्स हैं वो हमने यूज़ किया हुआ सैस और डेस्ट से रिलेटेड। सही बात जी है। जी। अच्छा, आप थोड़ी सी डिस्कशन करते हैं सऊदी मार्केट के मुताबिक। आप कितनी मतलब कि आपको लगता है कि जॉब अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं डेवऑप्स के अंदर? यार मेरे ख्याल में एक तो अगर हम लिंक्डइन की बात करें तो वहाँ पे तो काफ़ी आ रही होती है, लेकिन ये यहाँ की सऊदी मार्केट के जितना मैंने अंडरस्टैंड किया इस 6 मंथ में, उसमें यह है कि यहाँ पे लिंक्डइन से ज़्यादा वैसे आपको अपॉर्चुनिटीज़ रेफरेंस बेस पे इंटरव्यूज़ कह लें आप, या फिर वहाँ पे आपको मिल जाती। लेकिन अगर आप लिंक्डइन की बात करें वहाँ पे अगर डेवलपमेंट की लेट्स सपोज की 50 जॉब्स हैं आ रही होती, तो डेवऑप्स की एटलीस्ट 15 to 20 तो होंगी ही होंगी ना। मतलब एक जस्ट टाइम पीरियड की हम बात करें 15 डेज़ 1 मंथ की मैं बात करूँ फॉर एग्जांपल, अगर हम एक मिसाल ले लें तो लेकिन डेवऑप्स की काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि जैसे जैसे क्लाउड का यूजेज बढ़ता जा रहा है इस वजह से यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा, और सिक्योरिटी खासकर डेवसिकऑप्स का बहुत ज़्यादा यहाँ पे इन हो रहा है, और फिर क्लाउड जो क्लाउड इंजीनियरिंग वगैरह ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा इन हो रही हैं यहाँ पे। ठीक है। तो मिसाल तो अगर मैं सऊदी मार्केट को देखते हुए किसी एक क्लाउड पे काम स्टार्ट करना चाहूँ, कौन सा प्रेफर करोगे आप? मैं तो आपको ये कहूँगा कि आपने क्योंकि सऊदी मार्केट के हिसाब से GCP पे आप फर्स्ट आप GCP पे भी जाएँ, और उसके साथ साथ OCI वगैरह, बाकी छोटे क्लाउड भी हैं अलीबाबा वगैरह, लेकिन मतलब दोनों ये जो दो है ना GCP प्लस OCI, मैं तो इन्हीं को प्रेफर करूँगा। मैं पर्सनली अगर मैं खुद का नया आऊँ ना यहाँ पे, मैं उसी को प्रेफर करूँ, नए बंदे को भी मैं खुद रिकमेंड यही करूँगा। अच्छा, कुछ कंपनीज ऑन प्रेमिसेस भी रखती हैं ना? जी जी बिल्कुल, ऑन प्रेमिसेस भी रख रही होती हैं। वो किस तरह से मैं एक्सपीरियंस ले सकता हूँ उसका? एक्सपीरियंस आप ऐसे ले सकते हो, वो तो आप डिपेंड करता है आपकी कंपनी कैसी है, उनका मतलब प्रोडक्ट कैसी है उनकी ना। राइट। तो अगर वो क्लाउड यूज़ कर रहे हैं वो तो जाहिर से मतलब ऑन प्रेमिसेस का एक्सपीरियंस आपको नहीं होगा, लेकिन उसका एक्सपीरियंस आप चीज़ों का ऐसे ले सकते हैं। बेसिकली क्यूबरनेटीज़ है, क्यूबरनेटीज़ को आप अपने सिस्टम के अंदर सेटअप करके तो उसको फिर एक्सपीरियंस पूरा बिल्कुल कस्टमाइज़ करके एक एक चीज़ उसकी मतलब मैनुअली सेटअप करके उसका एक्सपोजर आपको ऑन प्रेमिसेस का इस तरह हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मुझे पता है कि कुछ कंपनीज हैं जो कि स्टिल ऑन प्रेमिसेस उन्होंने अपना डाटा, खासकर बैंकिंग सेक्टर्स में काफ़ी ज़्यादा होंगे ना। बिल्कुल ऐसे बैंकिंग सेक्टर्स में तो उसमें फिर आप एक मैं आपको मिसाल दें क्यूबरनेटीज़ वगैरह का, वो आप अपने सिस्टम के अंदर या इवन कि आप इस तरह कर सकते हैं, लेट्स सपोज के आप 2 सर्वर्स बना लें, क्लाउड के ऊपर बना लें, वर्चुअल मशीन बना लें, अब उसके ऊपर क्यूबरनेटीज़ मैनुअली आप उसके ऊपर कन्फिगर करें। क्यूब ADM वगैरह एक टूल है वो यूज़ कर लें, या फिर काइंड यूज़ कर लें डिफरेंट, लेकिन उसको मैनुअली आप नहीं करना। इवन कि आप बिल्कुल कस्टमाइज अलग अलग एक कंपोनेंट जो क्यूबरनेटीज़ के उसको अलग अलग आप डिप्लॉय करें, अलग अलग उसको कन्फिगर करें, उसका एक्सपोजर आपका ऑन प्रेमिसेस वाला ही होगा बेसिकली। ठीक है, तो ये चीज़ है जी। चलिए ये भी एक प्लस पॉइंट बन जाता है। अच्छा, आपको तकरीबन यहाँ पे 6 मंथ हो गए हैं सऊदी अरब के। हाँ जी। अच्छा, इसमें सबसे मेन चीज़ आपने सिर्फ रेंज बतानी, ठीक है, कि एक सैलरी कितनी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। मिसाल जो 5 साल के एक्सपीरियंस है, कितनी सैलरी एक्सपेक्ट कर सकता है, उसमें ये एक प्लस पॉइंट बनता है कि लोग, ठीक है आपने कहा है नेगोशिएशन करनी होती है कंपनी के मुताबिक होता है, लेकिन फिर भी एक आइडिया हो जाता है लोगों को, यार अगर वो एज अ डेवऑप्स इंजीनियर कहीं पे कोई कंपनी हायर कर रही है उनको ऑनलाइन, तो वो कितनी एक्सपेक्ट कर सकता है। रेंज की अगर हम बात करें तो 15 to 20 डिपेंड करता है कंपनी पे भी, इंटरव्यू पे भी, लेकिन अगेन 15 to 20 मतलब अगर आप पाकिस्तान से हायरिंग हो रही है आपको, इससे ज़्यादा मेरा नहीं ख्याल कि बहुत कम कंपनीज होती हैं जो इससे ज़्यादा आपको। उसकी रीज़न ये है कि एक तो आप आउट ऑफ द मार्केट है, वहाँ से आपको बुला रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा मतलब आपके ऊपर एक्सपेंस करके वो आपको बुला के इकामा वगैरह, टिकट्स वगैरह, काफ़ी ज़्यादा वीज़ा वगैरह करना। ठीक है। तो एक तो इसकी रीज़न ये होती है। दूसरी बात ये है कि उन्हें पता होता है कि बंदे ने आना ही आना है, वो उसने यहाँ पे चाहे हम कम सैलरी भी देंगे उसने यहाँ पे आना है, इसलिए वो यही प्रेफर करते हैं कि 15 to 20 मतलब 20 से ऊपर। मुझे जितने लोगों के साथ मैं मिला हूँ ना फर्स्ट टाइम जो भी आए, तो इससे ज़्यादा कोई भी नहीं आया ना। मतलब मैं बात कर रहा हूँ मतलब कि 5 years 6 years के एक्सपीरियंस वालों की। ठीक है,
जी बिल्कुल। अच्छा, आपका वैसे डेली कितना एक्सपेंस हो जाता है? मंथली आप कितना एक्सपेंस कर रहे हैं? यार मेरा यहाँ पे अगर मैं कास्ट की बात करूँ तो रेंट आपको पता है यहाँ पे है, नहीं फिर भी यहाँ पे रह रहे हैं। आप किस एरिया में रह रहे हैं वैसे? अल यास्मीन में मैं रह रहा हूँ। यास्मीन तो एक्सपेंसिव है। ऐसे ही हमारा ऑफिस करीब है, इस वजह से हम वहाँ पे रह रहे हैं ना। ठीक है। तो ऑलमोस्ट 4-5,000 एटलीस्ट हो जाते हैं, इतना 5,000 यानी कि टोटल मिला के रेंट भी है उसमें, रेंट मिला ग्रोसरी भी के है। 5,000 आराम से हो जाता है। ठीक है। अच्छा, आई थिंक मेरा ख्याल है मैंने सारे क्वेश्चंस कवर कर लिए। डू यू वांट टू से एनीथिंग, मतलब कि अगर आप कुछ कहना चाहते हो यूथ को, कुछ कहना चाह रहे हो कि यार डेवऑप्स में आना चाहिए या नहीं आना चाहिए? मुझे लगता है कि इन फ्यूचर हम लोग आपकी जॉब्स खा जाएंगे। बिल्कुल, मुझे भी यही लग रहा है, जो डेवलपमेंट वाले काफ़ी ज़्यादा लोग वो इधर DevOps प्रेफर की कर तरफ रहे हैं कि move कर डेवऑप्स रहे वाली हैं। क्लाउड वाली साइड पे ना। क्योंकि जहाँ मुझे भी मैंने 1-2 इंटरव्यूज़ दिए हैं, तो वो भी मतलब कि क्वेश्चंस पूछते हैं कि आपने क्लाउड कौन सा यूज़ किया हुआ है, ऐसा ही है बिल्कुल। या आपके पास सर्टिफिकेशंस हैं। अभी जो जॉब डिस्क्रिप्शन आ रही होती है डेवलपमेंट की भी या कोडिंग की भी ना, बिल्कुल डेवलपर्स की, उसमें भी क्लाउड वो मस्ट आ रहा होता है, क्योंकि क्लाउड आजकल यूज़ ही क्लाउड हो रहा है ना। तो मैं तो ये रिकमेंड करूँगा, चाहे कोई पाकिस्तान में है या चाहे कोई सऊदी, तो अगर आप पाकिस्तान में बैठे हुए हैं तो अगर आपको कम सैलरी पे भी आपको मिल रही है जॉब, यहाँ पे आप आ जाएं, क्योंकि नेक्स्ट 5 ईयर्स या 8 to 10 ईयर्स बहुत ज़्यादा इस मार्केट में ग्रो करना है। एक्चुअली ये है कि FIFA 34 के अंदर बिल्कुल, है, हाँ जी। तो उसमें ओबियसली मल्टीपल डाटा सेंटर्स यहाँ पे बन बहुत रहे ज़्यादा हैं। बिल्कुल। ठीक है, एक तो ऑन प्रीमिसेस हो गया, उसके बाद गूगल GCP तो यहाँ पे सारे क्लाउड यहाँ पे नेक्स्ट ईयर होंगे यहाँ पे, बिल्कुल ऐसे ही है तो ना। एक्चुअली इट्स फाइनलाइज नहीं हुआ कि AWS Q4 के अंदर 2026 के अंदर ये अपना डाटा सेंटर आ जाएगा यहाँ पे, हाँ जी बिल्कुल। लेकिन मुझे आइडिया नहीं है, उन्होंने कंफर्म भी नहीं किया था, मैं गया था ना इवेंट। सही है जी। तो OCI तो ऑलरेडी है, इनके 2 रीजन आ गए हैं। ठीक है, गूगल क्लाउड ऑलरेडी है। गूगल क्लाउड एक्चुअली दमाम के अंदर इनके 3 डाटा सेंटर हैं। सही है। तो ये एक प्लस पॉइंट है। इसके अलावा लेट्स सी, देखते हैं कि क्या सिनेरियो बनता है। तो लेकिन ऐसा दे आर इन्वेस्टिंग अ लॉट, है ना। AI प्लस जो क्लाउड के अंदर बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हो रही है, चाहे वो सऊदी गवर्नमेंट की तरफ से, चाहे वो इंटरनेशनल जितनी भी कंपनीज है मल्टीनेशनल, उनकी तरफ से जितनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट सऊदीया में हो रही है, मेरा नहीं ख्याल किसी और मिडल ईस्ट में या कहीं भी और इस टाइम पे हो रही है। क्योंकि यहाँ पे डायरेक्टली सपोर्ट कर रही है सऊदी गवर्नमेंट, जो इनका सऊदी इन्वेस्टमेंट फंड है वो डायरेक्टली इन चीज़ों को सपोर्ट कर रहे होते हैं। तो मेरे ख्याल में आ जाना चाहिए यहाँ पे। थोड़ा एक्सपोजर, पैसे तो बात की चीज़ है, तो एक्सपोजर जो हमारा यहाँ पर हो रहा होता है ना, वो पाकिस्तान में बैठ के नहीं होता। बिल्कुल। आपको नहीं लगता कि आप पाकिस्तान में ज़्यादा मतलब कि दिल लगा के काम, हार्ड वर्किंग आप वहाँ पे करते हो, यहाँ पे आप थोड़े रिलैक्स हो? व्हाट डू यू थिंक? यार मेरे ख्याल में लाइफ यहाँ पे थोड़ी सी टफ है। अच्छा। अगर मैं ऑनेस्टली बात करूँ, उसकी रीज़न ये है कि यहाँ पे आप सिर्फ जॉब नहीं मैनेज कर रहे हो, मल्टीपल चीज़ें आप पूरी सब कुछ खुद ही मैनेज कर रहे हो। थोड़ा अपना लाइफस्टाइल खुद ही मैनेज करना है। ऐसा ही है बिल्कुल। जाए कि आप फैमिली घर जाके खाना बनाओ, खाएं, सारी चीज़ें खुद ही करनी होती हैं यहाँ पर। एक तो ये चीज़ है। दूसरी बात ये है कि अगर हम कंपेयर करें इस्लामाबाद की मार्केट या लाहौर की मार्केट या कराची की मार्केट, उसका हम रियाज के साथ कंपेयर नहीं कर सकते। मतलब यहाँ पे जितनी बड़ी मार्केट है ना, राइट, तो पाकिस्तान की तो लोकल मार्केट ही है, जो भी है लोकल ही है। तो ये कंपनी कल्चर आपका कैसा है? इस कंपनी में तो अच्छा कल्चर है, हमारा मैनेजर जो है काफ़ी मतलब सपोर्टिव है। इसके अलावा ओवरऑल हमारा कल्चर काफ़ी अच्छा। मैनेजर सऊदीज हैं कि जो इजिप्शियंस हैं? बेसिकली जो डायरेक्ट मैनेजर हैं वो पाकिस्तानी ही हैं, लेकिन वो स्टार्ट से ही यहाँ पे। और वैसे जो कंपनी है वो हमारे सऊदी हैं और जो फ़लस्तीनियन है एक। राइट, तो अच्छा एक और चीज़ मैंने, क्योंकि आप मल्टी नेशनल लोगों के साथ काम कर रहे हो, जी जी, तो अच्छा एक क्वेश्चन तो मेरा ये बनता है कि मिसाल तो 50 लोगों की टीम है, उसमें कितने डेवऑप्स इंजीनियर चाहिए होते हैं? अगर 50 डेवलपर हैं और QA और सारे लोग हैं, तो हमारे ऑलरेडी हैं, तो हम 2 लोग हैं। सही है। अच्छा, मैक्सिमम 2 लोग, इट्स इनफ 100 पीपल की टीम है अगर, तो उसके अंदर डेवलपर्स, QA, साइबर सिक्योरिटी के बंदे अगर इंक्लूड करके, तो डेवऑप्स इंजीनियर अभी हमारी जो करंट कंपनी है उसमें अगर हम डेवलपर और QA वगैरह सारी चीज़ों के मतलब जो हम बात करें, डाटा वाली टीम होगी, साइबर सिक्योरिटी की होगी, डेवऑप्स वाले हम 2 लोग हैं। तो डे टाइम जो है वो मैं सपोर्ट कर रहा होता हूँ, और जो नाइट टाइम है वो जो हमारे एक और वो बेसिकली मेरी टीम लीड है ना, वो सपोर्ट कर रहे हो। ठीक है। एक्चुअली मैंने जो एनालाइज किया ना मार्केट को, मुझे लगा कि अभी डेवऑप्स में इतनी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, लेकिन इंशाल्लाह विद द टाइम इंक्रीज़ हो जाएंगी। क्योंकि अभी मुझे नहीं लगता कि इतना क्लाउड है यहाँ पे, क्योंकि GCP है और OCI है बस, मेरा ख्याल है, या ऑन प्रेमिसेस वो स्पेसिफिकली ही लोग बैठे होते हैं वहाँ पे जो कि काम करेंगे। यार जितने स्टार्टअप्स यहाँ पे आपको पता है फिनटेक से रिलेटेड स्पेशली आ रहे हैं ना, और जितनी ज़्यादा कंपनीज यहाँ पे आ रही हैं, तो वो उनके जो मैंने देखा है ना, उसमें ये एक ऑन प्रेमिसेस हैं, बिल्कुल आपकी बात सही है, लेकिन वो बैंकिंग सेक्टर से रिलेटेड और कुछ ऐसे सेक्टर जो बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से उन्होंने अपने मतलब जो रेगुलेशंस की वजह से उन्होंने रखा हो। बाकी हर कोई क्लाउड को प्रेफर करे, उसकी रीज़न ये है कि क्लाउड ईजी है मैनेज करना, क्लाउड पे चीज़ें। अगर आप ऑन प्रेमिसेस करोगे तो आपको मैनेज करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा। लेट्स सपोज कि आपकी एक एंटरप्राइज लेवल की अगर एप्लीकेशन है
और फिर आपका एक बड़ा डाटा सेंटर है, उसको मैनेज करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। आई थिंक इसमें एक और चीज़ मैं ऐड कर देता हूँ, मेरा ख्याल है अपॉर्चुनिटीज 2026 के अंदर इंक्रीज होंगी, बहुत ज़्यादा इंक्रीज होंगी। अभी नहीं, मतलब कितनी ज़्यादा, हाँ ये है कि आप खुद को प्रिपेयर कर सकते हो उसके लिए कि आप अप्लाई वगैरह करें, आप खुद चेक करें कि लिंक्डइन पे अगर डिस्क्रिप्शन है और दे है मेंशन ओवर दे है, तो उसके हिसाब से आप अपनी प्रिपरेशन और स्किल सेट इंक्रीज करें। फिर आप यार आजकल तो बहुत इजी है, आप जॉब डिस्क्रिप्शन उठाओ, जाके चैट जीपीटी पे डालो, उससे ये कहो कि मुझे आप इससे रिलेटेड प्रोजेक्ट्स बना के दो, मतलब प्रोजेक्ट्स की मुझे एक आउटलाइन दे दो, फिर उस प्रोजेक्ट्स को बनाना शुरू कर दो आप। ईजी है बहुत, मतलब लेट्स सपोज कोई डेवऑप्स में बंदा है, अगर वो उसने आना है यहाँ पे, तो वो इजीली बहुत ऐसे कर सकता है। 8-10 प्रोजेक्ट्स पे काम करे, लिंक्डइन पे डाले, अपने लिंक्डइन को थोड़ा ऑप्टिमाइज़ करे, और लेट्स सपोज के 6 मंथ लगेंगे, 4 मंथ लगेंगे, लेकिन एट द एंड वो यहाँ पे होगा विद इन 6 मंथ। तो इतना ज़्यादा इसमें कोई टफ नहीं है, ज़ाहिर सी बात है इतना ईजी भी नहीं है, लेकिन जिस तरह हमने बनाया हुआ है ना कि एक बहुत ज़्यादा मुश्किल है सऊदीया में जॉब लेना, क्योंकि मेरे साथ कुछ जो हमारे साथ रह भी रहे हैं डायरेक्टली पाकिस्तान से आए हुए हैं और अच्छी कंपनीज़ में हुए। और एक बात मैं आपको और बताऊं कि कुछ कंपनीज़ हैं यहाँ पे जिनके इंजीनियरिंग टीम्स पाकिस्तान के अंदर हैं, तो आप उनको अगर एक वे ये भी है कि आप उनके साथ अलाइन हो जाए किसी तरह, आप डायरेक्टली यहाँ पे फिर यहाँ पे आप इजीली आ सकते हैं यहाँ पे। तो एक ये भी वे। थैंक यू सो मच ब्रदर फॉर योर टाइम। थैंक यू सो मच। आई थिंक हमने काफ़ी वैल्यू ऐड की होगी, आपने भी काफ़ी वैल्यू ऐड की होगी। थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।